हमने पिछली बार ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन देखा था। आज हम चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट देखने वाले हैं। यानी जब देश आज़ाद होने वाला था तो उस समय इंडिपेंडेंस एक्ट आया, इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, और उसके द्वारा क्या क्या बदलाव लेकर आया गया था, उस एक्ट में क्या क्या फीचर्स थे, आज हम वही देखेंगे। तो सबसे पहली बात, इस एक्ट को जानने से पहले इस एक्ट के पीछे की थोड़ी कहानी जान लेते हैं। और कहानी कुछ इस तरह है कि जो प्रिंसली स्टेट्स ने मना कर दिया था कि भाई हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ज्वाइन ही नहीं करेंगे, आखिरकार उन्होंने धीरे धीरे या ग्रेजुअली कहो, उन्होंने हमारे असेंबली में खुद के बाशिंदों को या कहिए खुद के मेंबर्स को भेजा, खुद के रिप्रेजेंटेटिव्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में धीरे धीरे उन्होंने भेजा। फिर अप्रैल 28 1947 का समय आता है, जब रिप्रेजेंटेटिव जो 6 स्टेट्स थे उनके रिप्रेजेंटेटिव भी असेंबली में भाग लेते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी असेंबली का हिस्सा बनते हैं। उसके बाद बारी आती है देश के पार्टीशन की, यानी उस प्लान की जो देश के पार्टीशन को मतलब आगे मूव कराएगा। तो वो होता है जून 3 1947 को माउंटबेटन प्लान। तो माउंटबेटन प्लान के द्वारा जो दोनों पार्टीज थी, यानी मुस्लिम लीग और भारत की कांग्रेस, इन्होंने रजामंदी दे दी कि हाँ भाई हम पार्टीशन के लिए इस आइडिया से सहमत है, जो कि माउंटबेटन प्लान था। और ये आया था जून 3 1947 को। तो 1 मार्क्स क्वेश्चन ऑलवेज पॉसिबल है, आप हो सके तो इसको याद रखिए। तो माउंटबेटन प्लान जून 3 1947, और इसको सभी पार्टीज जो भी हिस्सेदार पार्टीज थी कंट्री के पार्टीशन में, वो एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद प्रिंसली स्टेट भी हाउस में अपना सीट ले लेते हैं कि भाई अब हाउस में किस तरह से मैटर चलेगा, समझना तो ज़रूरी है ना कि किसको क्या मिलने वाला है। तो इन सबों के क्लैरिटी को में भी देखते हुए जो प्रिंसली स्टेट्स थे जो पहले असेंबली में ज्वाइन नहीं कर रहे थे, ये भी असेंबली में आ जाते। और मुस्लिम लीग जो पहले सारे इवेंट को बाइकआउट कर रहा था आफ्टर इलेक्शन, अगर आपको पीछे याद है, जिसमें उनको बहुत थोड़ी सीटें आई थी, तो उन्होंने भी असेंबली को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि अब उनको उनका एक सेपरेट कंट्री मिल रहा था पाकिस्तान के तौर पे। तो ये सारी घटनाएं हो गई भाई। फिर आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, और अब हम इस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के जो मेजर पॉइंट्स है वो यहाँ देखते हैं। तो इस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के अंतर्गत जो असेंबली थी वो फुली सॉवरेन बॉडी के तौर पे रिकॉग्नाइज की जाती है। सॉवरेन अगर एकदम हिंदी में बोले तो सार्वभौम इसका मतलब होता है, यानी जो अपने ऊपर सक्षम है, जो जिसको बाहर से कोई रोक टोक नहीं सकता है, जो अपनी मर्जी से अपने कार्य को या अपने लिए जो भी लॉज है, रेगुलेशंस है, अपने हिसाब से अपने लिए बनाए। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के अंतर्गत असेंबली जो थी भारत की, जो भारत के लिए संविधान बना रही थी, जो भारत के लिए उसका कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी, वो अब सॉवरेन बॉडी के तौर पे रिकॉग्नाइज की जाती है। यानी इसके मायने क्या होते हैं, यानी इसके अंतर्गत अब क्या बदलाव आएगा जब ये असेंबली सॉवरेन हो गया। तो इसके सॉवरेन हो जाने के कारण कॉन्स्टिट्यूशन जैसा चाहे वैसा ये असेंबली बना सकती थी, यानी ये आज़ाद है अपने संविधान को बिल्कुल अपने तरीके से बनाने के लिए, क्योंकि एक सॉवरेन बॉडी है। ये किसी भी एक्ट को बनाने के लिए एम्पावर्ड है, यानी जो भी एक्ट चाहे अपने कंट्री के लिए, ये वो एक्ट को लेके आ सकते हैं, या अगर उस एक्ट को रिपील करना है यानी उस एक्ट को हटाना है तो वो उस एक्ट को हटा भी सकते हैं। तो कोई भी ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा लाया गया एक्ट हो या कुछ भी हो, उसको हटाना है, लेके आना है, एक्सेप्ट करना है, ये सबका अपना अधिकार, यानी अपना अधिकार था असेंबली के पास इस चीज़ों पे फैसला करने का कि हमें इन लॉज के साथ क्या करना है, या हमें कोई नया लॉ लेके आना है कि नहीं। तो ये था कि भाई हमारा असेंबली जो है वो सॉवरेन हो गया, पॉइंट 1 था। अब इस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के पॉइंट 2 को देख लेते हैं। तो पॉइंट 2 बताता है कि जो हमारा असेंबली था वो लेजिस्लेटिव बॉडी भी हो जाता है। यानी पहले इसके पास सिर्फ काम था कि भैया आप संविधान बना लो अपना, ठीक है, पर अब इसके पास लेजिस्लेशन का भी कार्य आ गया, और एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी अब ये जो लॉज हैं, जो एक्ट्स हैं, उनको भी बनाने का काम करेगा। यानी ये जो हाउस है अब ये लॉ भी पास करेगा कंट्री के लिए। तो इन दो कार्यों के लिए असेंबली में दो अलग अलग समय रखा गया, दो अलग अलग दिन रखे गए। एक दिन संविधान बनाया जाएगा, यानी एक दिन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का कार्य होगा, और एक दिन जो है वो लेजिस्लेशन का कार्य होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग और जो लेजिस्लेशन है इसको अलग अलग दिनों के लिए तय किया गया कि जिस दिन संविधान बनाना होगा उस दिन आप सिर्फ संविधान के ऊपर बहस करेंगे, उस दिन आप सिर्फ संविधान की बातें करेंगे। पर जिस दिन आपको कोई एक्ट लेके आना है, जिस दिन आपको कोई लॉ लेके आना है, उस दिन आप एक्ट करेंगे एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी, और उस दिन आप कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग पे काम ना करके उस दिन आप उस एक्ट, उस लॉ के ऊपर काम करेंगे कि वो लॉ का जो फ्रेमवर्क है वो क्या होना चाहिए, उसका एप्लीकेशन क्या होना चाहिए, इन सब चीज़ों पे आप काम करेंगे। तो इन दोनों के लिए अलग अलग जो समय है, जो दिन है, उसको तय किया जाता है,
और एक दिन कॉन्स्टिट्यूशन और एक दिन लेजिस्लेशन होगा, ऐसा फाइनल किया जाता है। तो जिस भी दिन पे हाउस में संविधान बनाने का काम होगा, यानी जो भी दिन पे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का कार्य होगा, उस दिन हाउस को हेड करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का कार्य होगा उस दिन जो हाउस को जो व्यक्ति हेड करेंगे वो होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जिस दिन लेजिस्लेशन का कार्य होगा उस दिन जो हाउस को जो व्यक्ति चेयर करेंगे वो होंगे जीवी मावलंकर। यानी जिस दिन लेजिस्लेशन का कार्य होगा उस दिन हाउस को हेड करेंगे, उस दिन हाउस को चेयर करेंगे जीवी मावलंकर। तो यहाँ 1 मार्क्स क्वेश्चन तो एनी टाइम पे बिल्कुल पूरा पॉसिबिलिटी बनता है, आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है कि जब संविधान मेकिंग का कार्य हो रहा था उस समय हाउस को हेड कौन करते थे, उस समय हाउस को चेयर कौन करते थे, तब आपको वहां जवाब देना होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब लेजिस्लेशन का कार्य होता था उस समय हाउस को हेड कौन करता था, और तब आपको बताना होगा कि उस समय हाउस को हेड करते थे जीवी मावलंकर साहब। तो ये हमारा इस तरह से पॉइंट 2 होता है। पॉइंट 2 में एक और बात जान लीजिए कि फाइनली ये दोनों फंक्शन जो है वो 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हो जाता है और इसी दिन हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लेते हैं, 26 नवंबर 1949। अब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का जो आखिरी पॉइंट है हम वो देख लेते हैं, यानी पॉइंट 3 देख लेते हैं। तो जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत जब फाइनली इंडिया के लिए जो संविधान बन जाता है तो उसके बाद मुस्लिम लीग जो अपना हाउस में जो उनका नंबर था या हाउस में जो भी लोग थे उनको वो फाइनली विदड्रॉ कर लेती है, यानी अब हाउस से उनको निकाल लिया जाता है क्योंकि फाइनली अब उनको पाकिस्तान मूव करना है, पाकिस्तान में जो उनका असेंबली है उनके लिए उनको कार्य करना है। तो जैसे ही मुस्लिम लीग जो इंडियन हाउस में थी जैसे ही वो विदड्रॉ करती है तो इंडिया के हाउस का जो टोटल स्ट्रेंथ था वो 389 ओरिजिनली 389 था और घट के ये हो जाता है 299 जब मुस्लिम लीग जैसे ही विड्रॉ कर लेती है। अदर कुछ रीजनल पार्टीज भी थी जो फाइनली पाकिस्तान जाना चाहती थी, तो फाइनली व्हेन दे मूव टू पाकिस्तान तो जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ था हाउस का वो 389 से घटकर 299 पे आ जाता है। उसके बाद जो इंडियन प्रोविंसेस थे उनको जो नंबर ऑफ सीट्स अलॉट किया गया था हाउस में वो था 296। अब ये इंडियन प्रोविंसेस जो थी इनका भी नंबर घटेगा, यानी जो इनका एक्चुअल नंबर होगा उसके कंपैरिजन हाउस में इनका भी नंबर घटेगा। तो जो हमारे इंडियन प्रोविंसेस थी इनको जो सीट मिला था असेंबली में वो था 296, तो इनका नंबर घट के 296 से घटकर 229 के ऊपर आ जाता है। वहीं जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनका जो एक्चुअल नंबर था वो था 93, तो प्रिंसली स्टेट्स का जो हाउस में टोटल नंबर था वो था 93 और अब ये घटकर, यानी कि एक बार मुस्लिम लीग या अदर जो भी स्टेट्स थे जो पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहते थे वो एक बार जब निकल जाते हैं तो ऐसे में प्रिंसली स्टेट्स का जो सीट है घट के वो इंडिया में बचता है 70, 93 से घटकर अब हो गया है 70। तो ये आप देख सकते हैं कि जो कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा जो असेंबली बनाया गया था उसमें जो सीटों का निर्धारण हुआ था वो भी फाइनली घट जाता है। ओरिजिनली जो था 389, मुस्लिम लीग के विड्रॉल के बाद 299 बचता है। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स थे अबाउट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। इसके साथ ये जो टॉपिक है ये यहाँ पूरा होता है। अगली बार हम कुछ अदर फंक्शंस जो कि हाउस के द्वारा परफॉर्म किए गए थे उनको देखेंगे, कुछ अदर सिंबल्स हो गए या कुछ अदर जो भी हाउस या संविधान से हमारे जो भी जुड़े हुए अन्य फैक्ट्स हैं उन फैक्ट्स को हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।